हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जानता हूं कि आप सभी वन शॉट वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन। अब इसका ये वन शॉट वीडियो है। इस चैप्टर के जितने भी मैं कह रहा हूँ ऑल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में जितने हम टॉपिक बता रहे हैं उससे बाहर आपको आने वाले नहीं हैं। तो इतने टॉपिक इस चैप्टर से तैयार कर लेना है। मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम आपके प्रति सीरियस हैं। थोड़ा सा आप अपने प्रति सीरियस हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट डाउन करते हुए चलेंगे जी। चलिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, वैद्युत रसायन चैप्टर 2 है। इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की। चलिए तो यहाँ पे हमें सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो आपको दिखाई दे ही रहा है। कह रहा है कि कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित समझाइए। मतलब सिंपल वे में कोलराउस का नियम बताना है और इसका अनुप्रयोग हमें बता देना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, कोलराउस का नियम। यहाँ पे जो हमने लिखा है उसको आपको पहले मैं पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूँ, पर मैं आपसे कह रहा हूं ना, यहां से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको याद कराएंगे इसी वीडियो में। चलिए जी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन तथा ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब चलिए जी, ये हमारा एक क्या हो गया इस नियम का, मतलब इस नियम में जो बताया गया वो हमने बता दिया। चलिए, अब हम यहां से थोड़ा सा आपको फिगर से बनाकर आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट यहां पे हम एक फिगर बनाते हैं इस तरीके का। एक हम यहां पे बर्तन ले लेते हैं, ठीक है जी। एक हमने क्या ले लिया, ये एक बर्तन हमने ले लिया है। अब इसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन ले लेते हैं। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन का मतलब क्या है कि जैसे NaCl, ये क्या है, एक विद्युत अपघट्य है। और NaCl को हमने क्या किया है, जल में घोल दिया है, H2O में घोल दिया है। तो ये विद्युत अपघट्य है और ये जल है, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। ठीक है जी, ये क्या है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, ठीक है। इतनी बात हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए, कोलराउस ने हमें एक फॉर्मूला बताया था और वो ये बताया था कि लेमडा EQ नॉट, इन्फिनाइट लेमडा EQ, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये बताया था लेमडा EQ इन्फिनाइट माइनस और फिर से लेमडा EQ इन्फिनाइट, ठीक है ना। ये उन्होंने क्या बताया था, कोलराउस ने ये एक हमें फॉर्मूला बताया था। और इस फॉर्मूले को यदि आप समझ लिए तो ये आपका काम हो गया जी। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं। देखिए, इसको जो EQ दिखाई आपको दे रहा है ना, इसको नाम आप याद रखेंगे। जो EQ है, ठीक है ना, नाम जब तक आप याद नहीं रखेंगे आप इसको नियम को बोल नहीं पाएंगे। तो ध्यान से समझेंगे, ये EQ क्या है, कहाँ गए भैया, ये EQ क्या है, इसको हम कहते हैं तुल्यांकी। और ये लेमडा क्या है, ये है चालकता, हिंदी में चालकता कहते हैं। और ये इन्फिनाइट को हम कहते हैं अनंत, ठीक है ना। इन्फिनाइट मतलब अनंत होता है। तो इतनी बात समझ गए। तो ये क्या लिखा है कि अनंत तन्यता पर, ध्यान समझेंगे, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता। ये क्या है, अनंत तन्यता पर, ये इसको हम क्या कहें, अनंत तन्यता, अनंत तन्यता पर ये क्या है, तुल्यांकी। और ये क्या है, चालकता। ये तुल्यांकी है ना, और ये क्या है, लेमडा चालकता है। तो हम यही कह रहे हैं, देखिए आप ऐसे ही कहेंगे कि ये एक मान लेते हैं विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। तो आप ये, कोलराउस ने हमें ये बात बताया कि अनंत तन्यता पर, मतलब कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, मतलब अनंत तन्यता पर किसी कोई भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है।
तो हम यही कह रहे हैं कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की, याद रखेंगे, धनायन की तुल्यांकी चालकता और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। बात आप समझे? यहां से हमने बोला आपको, देखिए कोलराउस ने हमें यही बात बताई, आप ऐसे लिखेंगे कि कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर, यह अनंत तन्यता है तो अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। यही तो नियम हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? देखिए ये है ऋणायन है, इसको, ये क्या है, धनायन है, और ये क्या है, तुल्यांकी है। तो हम कह रहे हैं धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो वही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं आप नियम को याद करें, बल्कि रटे नहीं, क्योंकि रटेंगे भूल जाएंगे। तो एक बार और मैं अंत में बोल रहा हूं, इस नियम को आप यहीं से याद कर लें, इस फॉर्मूले से और इस फिगर से, तो बेटर रहेगा। आप कहेंगे कि कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब वही बात हमने ऊपर भी लिखा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। उसके मतलब उसके धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। बात आप समझे रहेंगे ना तो कैसे भी लिख देंगे। एक बार में जो यहाँ का आप देखिए, ये ऐसे कह दे रहा है कि धनायन और ऋणायन दोनों को एक साथ बोल दे रहा है कि धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए, सिंपल सा है। आप लिखेंगे कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको लगभग 3 से 4 बार बोलकर बता दिया। अगर जो लिखने वाले होंगे, जो सीरियस स्टूडेंट जो होंगे ना, वो भैया लिख लेंगे। जिनको कमेंट करना होगा ना, वो करेंगे भैया कि आपने परिभाषा यहाँ पे कुछ अलग लिखा, वहां पे कुछ अलग। अरे भैया क्या हम कहें, बहुत सारे, देखिए सभी स्टूडेंटों को मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कितना भी मैं समझा दूं ना, वो अपने वाले ही करेंगे। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भैया अभी आप सीरियस हो जाइए, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं आप? अपने लाइफ के साथ आप खिलवाड़ ना करें, आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस होकर पढ़ाई कर ले, ठीक है ना। मैंने 3 बार बोला, मैं आशा करता हूं कि आप जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो यहाँ से समझ गए होंगे। ये भी वही बात है, यहाँ से भी जो बोला वही बात है, दोनों में से कोई भी लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नियम लिखने के बाद ये फॉर्मूला बना लेंगे, ये फिगर आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए नियम तो हमने बता दिया, अब इसका अनुप्रयोग भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कोलराउस के नियम, देखिए वही बात है, ठीक है ना। कोलराउस का नियम का अब अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ कि लेमडा ई क्यू नॉट जो था इक्वल टू लेमडा ई क्यू प्लस इन्फिनाइट, ये मेन है, लेमडा ई क्यू माइनस इन्फिनाइट। यही ना फॉर्मूला था जी कोलराउस के नियम का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। फिगर आप चाहें तो वही वाला बना लीजिएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो पूरा आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। अब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है समझिएगा। तो इसका एक अनुप्रयोग है जो है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब देखिए वियोजन की कोटि हमें ज्ञात करना है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है वियोजन की कोटि का, अल्फा इक्वल टू लेमडा ई क्यू बाई लेमडा ई क्यू नॉट, मतलब लेमडा ई क्यू इन्फिनाइट। ये एक फॉर्मूला होता है जी। अब इस फॉर्मूले को जो स्टूडेंट नहीं समझा
भैया वो कैसे इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसका अनुप्रयोग कोलराउस के नियम से हम वियोजन की कोटियां ज्ञात करते हैं। तो कैसे वियोजन की कोटि क्या होता है वही आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे कि किसी सांद्रता पर, यहाँ पे हमें जो वियोजन की कोटि ज्ञात करना है वो कोई भी सांद्रता पर ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि किसी सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, अरे भैया ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है ना, इसी को बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे कंडीशन हमने क्या कर दिया कि कोई भी सांद्रता हो, किसी भी सांद्रता पर चलेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की, जलीय विलयन समझ रहे हैं ना, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता, ये ई क्यू क्या है, तुल्यांकी, और लेम्डा क्या है, चालकता। तो तुल्यांकी चालकता और अनंत, ये अनंत है ना, तो अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। समझ में आया ना। ये ई क्यू क्या है, तुल्यांकी, और लेम्डा क्या है, चालकता, और यहाँ पे इन्फिनाइट क्या है, अनंत है। तो हम यही कह रहे हैं कि आप कहेंगे कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता और अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। वही बात हमने लिखा है, किसी सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, वही बात है जी, ठीक है ना। आप यही कह देंगे कि किसी सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला, देखिए मैं कुछ भी ये सब याद नहीं करता हूँ, मुझे याद है क्या, ये फॉर्मूले से देखकर मैं सब नियम को बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो फॉर्मूला याद रहेगा, आप स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे कि फॉर्मूले से हमें कैसे इसको परिभाषित करना है, तो आसान से यहाँ पे आप कर देंगे। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा हमारा आता है नेस्ट समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अब नेस्ट समीकरण क्या होता है, तो नेस्ट समीकरण ध्यान से समझेंगे। यहां पे ये हमें बात बताया जाता है, देखिए यहां पे हमें नेस्ट समीकरण क्या है कि ये तीन चीजों में हमें संबंध बताता है, मुख्यतः तीन चीजों में संबंध बताएगा। अब वो क्या है, तो देखिए एक है इलेक्ट्रोड विभव, एक क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव जो E है इसमें। दूसरा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम E नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जो हमारा होता है, जो होता है धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता जिसे हम Mn+ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि M क्या है, धातु है, आयन है N+ आयन है, तो धातु आयन की सांद्रता, सांद्रता जो अगर कोष्ठ में हमने बंद कर दिया तो इसे हम सांद्रता कहते हैं। M क्या है, धातु है, N+ क्या है, आयन है, तो धातु आयन की सांद्रता कोष्ठ में बंद कर दिया तो उसे सांद्रता कहते हैं। तो ये मुख्यतः हमें तीन चीजों में क्या बताता है, संबंध बताता है जी, ठीक है ना। तो यही बात आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखा गया है नेस्ट समीकरण में। देखिए सिंपल सा बात है, यही तीनों में संबंध बताएगा। कह रहा है कि नेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर, मतलब कोई भी टेम्परेचर पर, किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, कोई भी धातु है तो किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn+, विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है।
समझ में आ रहा है ना, इन तीनों में ही निम्नलिखित संबंध होता है। तो वही बात है, आप कहेंगे कि नेस्ट समीकरण के अनुसार, आप क्या कहेंगे, नेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर, किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा किसी विलयन की धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। तो ये बात आप सबसे पहले समझ में आ गया या नहीं, ये आप क्लियर करेंगे तो मुझे ये इनके बीच क्या संबंध होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको एक बार और नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़ा सा इसको देखकर बोलने का प्रयास करें, ठीक है ना। क्या आप बोल पाएंगे उसको देखकर, फॉर्मूले को जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आप एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि नेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, देखिए यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 यहाँ पे होगा जी, ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना, ऊपर नहीं होगा, E0 है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, नीचे होगा। तो मानक मतलब किसी ताप T पर इलेक्ट्रोड, किसी ताप T पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा किसी विलयन की धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। अब वो क्या संबंध होता है, वो ये होता है कि E = E0 - 2.303 RT NF log 10 log 10 1/Mn+। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि E = E0, यहाँ पे माइनस कैसे रहेगा भैया, देखिए यहाँ पे इंटू रहता है ना, गुणा मतलब गुणा वाला, तो E = E0 2.303 RT/NF log 10 1/Mn+। तो ये आपका संबंध है, इस संबंध को भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए यही संबंध है E0 और Mn+, देख रहे हैं ना, E0 Mn+ में ये संबंध होता है। तो आप यही कह देंगे कि किसी ताप मतलब नेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा किसी विलयन की धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। और यही बात आप लिख देंगे, ये फॉर्मूला बता देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इतनी बात आप कर लेंगे कि नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। यहां पे एक बात याद रखेंगे कि ये क्या है, R क्या है, यहां पे R है गैस नियतांक, ये F क्या है, F है फैराडे स्थिरांक, ठीक है ना। यहाँ पे E जानते ही हैं, इलेक्ट्रोड विभव है, E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है ना। Mn+ क्या है, धातु आयन की सांद्रता है। यहाँ पे T क्या है, ताप है, ठीक है ना। R क्या है, गैस नियतांक है। और F क्या है, F है फैराडे स्थिरांक। और N क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आप नीचे दर्शा देंगे सब कुछ। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जल्दी। चलिए जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। दो टॉपिक को मुझे क्लियर करने में 20 मिनट मतलब लगभग अब होने ही वाला है, इतना टाइम ले लिया। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे। टाइम जानते हैं क्यों लेते हैं, मेरे टॉपिक पढ़ाने में टाइम इसलिए लगता है, मैं एक ही चीज़ को बार बार बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो में ही आपको याद हो जाए, ठीक है। नहीं तो टाइम नहीं लगता, मैं भी ये बहुत जल्दी पढ़ा देता, ठीक है। चलिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण और 2 उपयोग लिखिए, ठीक है ना। मतलब लक्षण भी, इसका गुण भी लिखना है और इसका उपयोग भी लिखना है।
अब विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं ये भी लिखना है। तो देखिए इसको आप पढ़ूंगा ना, मैं जब मैं पढ़ूंगा तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिगर हमने यहाँ पे नहीं बनाएंगे, उसका बहुत ही हार्ड फिगर होता है, अब बनाना अनिवार्य नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। चलिए देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप चाहे तो नेट से निकाल कर देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है अब समझिएगा जी। देखिए यहाँ पे हमें परिभाषा क्या कहा गया है कि जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब बात को समझिएगा, मतलब कोई भी तत्व है, ध्यान से समझेंगे, कोई भी तत्व है तो किसी तत्व का जो इलेक्ट्रोड होता है, कोई भी तत्व है तो किसी तत्व का जो इलेक्ट्रोड होता है, तो प्रत्येक कोई भी तत्व का जो इलेक्ट्रोड है ना उसका एक इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। क्या होता है? जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी तत्व का जो इलेक्ट्रोड है तो उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के यदि हम बढ़ते हुए क्रम में रखें, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में रखें तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगा जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे कि कोई भी तत्व है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, जैसे मान लेते हैं सोडियम एक, जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है ना, बोरान है, ठीक है, इस तरीके से मतलब बहुत सारे हैं। तो सपोर्टेड में कह रहा हूं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऐसे ही कोई भी आप ले लें, सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम आपने ले लिया। तो अगर हम इस तरीके से तत्व लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम हमने ले लिया, Fe ले लिया, Au ले लिया, Ag ले लिया, ठीक है ना, Cu हमने ले लिया, तो इस तरीके से अगर हम लें तो ये सभी तत्व ही हैं। और तत्वों को अब मान लेते हैं हाइड्रोजन तत्व, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लेते हैं H है, इस तरीके से, ठीक है, संख्या होता है बट मैंने ऐसे मान लिया। तो देख रहे हैं हमें एक श्रेणी प्राप्त हो रहा है ना, तो इसी श्रेणी को उन्होंने, ऐसे ही श्रेणी को उन्होंने क्या कह दिया? विद्युत रासायनिक श्रेणी कह दिया। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जब अलग अलग तत्वों के, ठीक है ना, जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब किसी को भी हम अगर उसके बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक श्रेणी तो प्राप्त होगी ही, उसे मानक क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पढ़ेंगे एक दो बार, आपको यूं ही समझ में ये टॉपिक आ जाएंगे। अगला देखिए, अब हमें परिभाषा समझ के अब उसके बाद तुरंत लक्षण लिख देना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, देखिए पहला इसका लक्षण क्या है? देखिए कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब ऊपर है, ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब जो तत्व ऊपर है उसकी इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता क्या है? कम है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। वही ना कहा गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरा हमारा ये कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर, सबसे ऊपर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है। मतलब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है तो मान लेते हैं जो तत्व ऊपर होगा, जो तत्व सबसे ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अधिक होगा, मतलब किसी को देने की क्षमता अधिक होगा, और जो नीचे है वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अधिक होगा। तो यही कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है, सबसे ऊपर, उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अधिक होती है, जल्द से जल्द किसी को दे देगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर से कह रहा है कि इस श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो तत्व सबसे नीचे रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक रहेगी, ठीक है ना। और ऊपर जो रहेगा उसको त्यागने की, देने की क्षमता अधिक है, नीचे वाले को लेने की क्षमता अधिक है। तो ये हुआ इसका लक्षण, इसका जो कि आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए जी, पहले अब इसका बस उपयोग हमें देखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब देखिए उसका अनुप्रयोग भी आपको जस्ट वैसा ही है, ऐसे ही आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अनुप्रयोग क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। बिल्कुल सही बात है। मान लेते हैं ये एक विद्युत रासायनिक इस तरीके से श्रेणी है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये विद्युत रासायनिक इस तरीके से श्रेणी है, तो जो तत्व सबसे ऊपर होगा ना, जो तत्व सबसे ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। वो अधिक क्या होगा? क्रियाशील होगा। क्यों अधिक क्रियाशील होगा? ये बात आप समझ रहे हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होगा मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए क्योंकि यही ऊपर वाला जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, और जो जितना त्यागता है वही वाला सबसे अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि किसी से भी क्रिया कर लेगा, ठीक है। दूसरी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। मान लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया, ठीक है ना, कि मान लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन से ऊपर ये जो भी तत्व होंगे, एक हमने ऐसे मान लिया है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होंगे, ठीक है ना, वही कहा जाए हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होंगे वो सभी जल से, H2O से, और कोई भी अम्ल होता है उससे, ठीक है ना, कोई भी एसिड है उससे क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो H2O से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उससे ये ऊपर वाले क्रियाशील होंगे, इसीलिए वो ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप याद कर लेंगे। देखिए इसमें याद करने वाला ही है। अगला आता है इस श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है, ठीक है ना, वो ठंडे जल से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। अरे भैया अभी ने ये भी कहा कि ऊपर होगा तो वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? निकालेगा, मुक्त करेगा। तो वही बात तो ये भी कह दिया, बस यहाँ पे ठंडे जल से ये थोड़ा सा घुमाने के टाइप में कह दिया है कि इस श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होगा वो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। बिल्कुल हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। क्यों? क्योंकि अधिक क्रियाशील है भैया, इसलिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ले लीजिए, पहली स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, सॉरी, ठीक है जी, माफी चाहता हूं, ठीक है ना। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आता है गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेलों में अंतर। अब गैल्वेनिक सेल अब विद्युत अपघटनीय सेल में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत अपघटनीय सेल और एक तरफ हमने लिख दिया है गैल्वेनिक सेल। अब क्या डिफरेंट है समझिएगा। सबसे पहला हमारा डिफरेंट है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। जो क्या, जैसे कि जो आपने टॉर्च देखा होगा, तो टॉर्च में जो सेल लगा होता है ना, वो क्या होता है? विद्युत अपघटनीय सेल होता है। क्यों? क्योंकि वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला आता है गैल्वेनिक सेल। ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो मैं आशा करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा आता है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न होती है। मतलब विद्युत अपघटनीय सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। कैसे होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब विद्युत अपघटनीय सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? स्वतः होती रहती है, यही बात कहा जा रहा है। अगला आता है गैल्वेनिक सेल। तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो होगी और नहीं करेंगे तो नहीं होगी, ठीक है ना, ये बात है। इसमें स्वतः हमेशा होती रहती है। अगला कह रहा है विद्युत अपघटनीय सेल। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें
हाँ, इनमें इसमें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो विद्युत अपघटनीय सेल है इसको बाहर के कोई स्रोत की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही कार्य करता है। परंतु गैल्वेनिक सेल तभी काम करेगा जब बाहर से कोई स्रोत से हम जोड़ेंगे। तो वही कहा जा रहा है, इससे बाहरी परपथ, इसके बाहरी परपथ में एक बैटरी या विद्युत ऊर्जा का स्रोत लगाना आवश्यक होता है। मतलब ये गैल्वेनिक सेल कब काम करेगा, जब बाहर से कोई हम बैटरी लगाएंगे या कोई विद्युत ऊर्जा स्रोत जो हम लगाएंगे, विद्युत ऊर्जा स्रोत जो देने वाला कोई भी हम लगा देंगे, तभी जाकर ये कार्य करेगा जी। ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, 3 आप डिफरेंट लिख देंगे काफी है, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए जी आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी लगा कि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा संघर्ष कीजिए, आगे चलकर आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको सिंपल सा समझेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल को कॉपर के छड़ में डुबाने पर क्या होता है, रंग नीला क्यों हो जाता है, इसकी व्याख्या आपको कर देना है। ठीक है ना। किसको, कॉपर के छड़ को। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर के छड़ को डुबाने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है जी। अच्छा समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है इसको पहले समझा देते हैं, उसके बाद मैं फिगर से आपको समझा दूंगा। देखिए कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर होता है, अतः कॉपर के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कॉपर AgNO3 में से Ag को विस्थापित कर देता है। कॉपर नाइट्रिक बनाने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। देखिए जैसे बात यह है ना कि ये सपोजेट एक विलयन है। ठीक है, एक बर्तन हमने ले लिया। अब इस बर्तन में हमने क्या कर दिया, इस बर्तन में हमने जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हमने इसमें घोला हुआ है। किसमें, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन इसमें पहले से हमने घोला हुआ है। ठीक है ना। इसमें इतनी बात समझ गए कि इस बर्तन में सिल्वर नाइट्रेट का घोल है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कॉपर धातु है। ठीक है ना, ये कॉपर धातु है, उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें डुबो देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस कॉपर को इसमें डुबाएंगे तो भैया जो कॉपर होता है ना वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। अभी हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। क्या हमने बताया था, अधिक क्रियाशील होता है। याद है आपको कि भूल गए? अरे भैया अभी ना हमने बताया था जी। चलिए वो तो हट गया होगा, फिगर से आपको बताया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। तो ये कॉपर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रहता है। तो ये क्या करता है, कॉपर ये AgNO3 में से सिल्वर को निकाल देता है और निकाल कर ये कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। और जैसे ही कॉपर नाइट्रेट बनाता है तो वो विलयन कैसा हो जाता है, उसका रंग नीला हो जाता है। अब कैसे होता है वो भी हम थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से ही हम समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जब क्या करता है, कॉपर है और इसको हम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें कॉपर डुबाएंगे तो ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, 2 मात्रा में हम ले लेते हैं। ये जब क्रिया करता है तो ये कॉपर जाकर ये सिल्वर नाइट्रेट को बाहर निकाल देता है। जैसे बाहर निकालेगा तो ये Ag 2 मात्रा में बाहर निकल गया, 2 मात्रा में कॉपर बाहर निकल जाता है, सॉरी Ag बाहर निकल गया। अब ये कॉपर जाकर इसके ऊपर जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस कर दिया हमने। ठीक है ना, ये क्या हो गया, कॉपर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर होता है। जो कॉपर होता है ना वो सिल्वर से ऊपर होता है। ठीक है ना, इसीलिए कॉपर अधिक क्रियाशील होगा। तो वही कह रहा है, अतः कॉपर के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कॉपर AgNO3 से Ag को
AgNO3 में से Ag को विस्थापित कर देता है, बाहर निकल जाता है, जिससे कॉपर नाइट्रेट बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। जिससे ये क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, जिसके कारण ये विलयन नीला हो जाएगा। ठीक है ना, नाम आप लिख लेंगे, ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है। अब देखिए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये इन तीनों में से एक तो फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक इसमें से मिलने वाला है। वो क्या है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वो पहला है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव और तीसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, तो ये तीन है। चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा एक बात कहा गया है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं जी। जैसे ये एक यहाँ पे बता दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ फिगर। जैसे एक ये धातु का ये एक बर्तन है, ठीक है जी, ये एक बर्तन है। अब इस बर्तन में, ठीक है, थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हमने बना दिया है। ठीक है, अब देखिए ये एक क्या है, बर्तन है। अब इसमें हमने मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट, इसमें हमने कॉपर सल्फेट हमने डुबाया हुआ है, CuSO4। इसमें कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन है। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन है। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या करते हैं, इसमें कॉपर के छड़ को हम इस तरीके से डुबो देते हैं। ये क्या है, कॉपर का छड़ है, ये क्या है, कॉपर का छड़ है। तो देखिए जिस धातु को हम इसमें डुबो रहे हैं उसी के लवण के विलयन, ठीक है ना, मतलब किसी जो धातु हमने लिया है उसी के लवण के विलयन में डुबोया है। जैसे कॉपर ये धातु लिए हैं तो कॉपर सल्फेट के ही विलयन में हमने डुबो दिया है। जैसा ही हम डुबोते हैं तो छड़ पर क्या आ जाता है, छड़ आवेशित हो जाता है, छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी, जैसे छड़ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा तो इस आवेश के कारण छड़ पर एक विभव भी उत्पन्न होगा। इस आवेश के कारण छड़ पर एक विभव उत्पन्न होगा और उसी विभव को ही हम क्या कहते हैं, उसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया? वही बात हमने लिखा है कि किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। मतलब जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है। छड़ कैसा हो गया, आवेशित हो गया, जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा पहली बार। तो एक बार और मैं यहां से बोल दूं, टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्यों दिक्कत होगी, यहां से याद कीजिए। आप कह देंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर एक धातु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम दूसरा हमें समझना है जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव।
अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस यही टोटल कंडीशन यही रहेगा। बट क्या है, ये जो विलियन हम अंदर लिए है ना, इसका 3 चीजें, ये जो विलियन हमने अंदर, ये जो कॉपर सल्फेट का विलियन लिया है, इसका 3 चीजें रहेगा कि इसका जो दाब है, ठीक है ना, जो दाब P है वो 1 ATM होना चाहिए, और इसकी जो सांद्रता है वो क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, ठीक है ना ये, और जो ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये 3 कंडीशन केवल पालन कर लेगा, उसके बाद आप इसमें जो विभव उत्पन्न होगा ना वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। मतलब यहां पे कह दिया गया कि आपको ये कहा गया कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बताइए बात समझ में आया कि नहीं। मतलब ये जो लवण, इसमें हमने लवण का विलयन है, कॉपर सल्फेट का लवण का ये विलयन है, तो इसका दाब कितना होना चाहिए, 1 एटीएम, मोलर कितना होना चाहिए, सांद्रता 1 मोल होना चाहिए, ताप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय पर इस धातु के छड़ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम इलेक्ट्रोड विभव न कहकर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो एक बार अंत में हम परिभाषा इस फिगर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 1 मोलर सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस ताप के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अब आते हैं हमारा अंतिम जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, अब देखिए ये भी इसमें फिगर बनाना थोड़ा सा बेटर होता है। आप एक बार, एक रिक्वेस्ट है मेरा कि इसको अगर डिटेल में पढ़ना है ना, थोड़ा सा इसमें डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके लिए आप पर्सनली एक वीडियो देख लीजिएगा। आप नाम लिख लेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ब्रदर सर, इतना लिखकर अभी आप सर्च कर लीजिए। इस वीडियो को समाप्त होने के बाद ये टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें हमने बेटर तरीके से बताया है। फिर भी मैं ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, पर फिगर आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको समझाऊंगा 15-20 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे, उतना टाइम है नहीं ना। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, मतलब इलेक्ट्रोड होता है ना तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। तो जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोड है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोड है, उसका ये इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है ना। तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, जैसे आप समझे नहीं, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। ऐसे में बस आपको परिभाषा सोच रहा हूं कि आपको याद हो जाए, क्योंकि परिभाषा ही मेन है। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोड है, तो एक इलेक्ट्रोड है, तो इसका क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है, मान लेते हैं 25 होगा, किसी का 26 होगा, किसी के 1 होगा, किसी का 2 होगा, ऐसे हो सकता है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, अब भैया ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करने के लिए ही हमने एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया। फिर से हमने इसको ज्ञात करने के लिए ही हमने एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया, और उसी इलेक्ट्रोड का अब हमने नाम रखा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात आपने समझा कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है ना, और उसी को हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम दे दिया।
अब वही बात हमने यहाँ पे कहा है कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों को, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोड आ गए तो उसका इलेक्ट्रोड भी वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको परिभाषा, तो मैं आशा करता हूं कि 100% आपको परिभाषा याद हो गया होगा, बट मैं ये कहूंगा कि आप भी जब परिभाषा तो समझ गए, बट थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, इतना भी लिख देंगे आपको फुल नंबर मिलेंगे, बट बेटर रहेगा आप परिभाषा के साथ साथ फिगर होकर सब कुछ एक्सप्लेन भी करें और समझे हुए रहें तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय कम है इसलिए थोड़ा सा मैं देख लूं, वीडियो बन रहा है ना, 1 मिनट। चलिए, अच्छा वीडियो बन रहा है, ठीक है। अगला आता है ईंधन सेल क्या है, इसका उपयोग लिखिए। अब ईंधन सेल क्या होता है, इसका उपयोग लिखना है। छोटा सा टॉपिक है 2 नंबर में, तो इसको भी देख लेते हैं। ईंधन सेल क्या है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऐसे सेलों, मतलब इन सेलों द्वारा ईंधन की दहन ऊर्जा, ईंधन का जो दहन ऊर्जा होता है वो सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है ना, मतलब जो ईंधन सेल होता है, तो ईंधन सेल का जो दहन ऊर्जा होता है वो सीधे, दहन ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ईंधन सेल कहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि इन सेलों, मतलब ऐसा सेल जिसका ईंधन का दहन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा सेल, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन सेलों द्वारा ईंधन का दहन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। यहां पे मैं लिख दूं, उसे ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है जी, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। उसके बाद आता है उपयोग। अब उपयोग क्या है, तो याद रखेंगे ये प्रदूषण मुक्त होता है। क्या होता है कि जो ईंधन सेल होता है वो प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण इससे नहीं फैलता। दूसरी बात यह है कि 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस पर तक कार्य करता है, मतलब इतनी गर्मी में भी ये कार्य करेगा, इतना गर्म रहेगा तब भी। अगला कहता है कि इसकी दक्षता जो होती है, इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 70% होती है। तो मैं आशा करता हूँ इतनी टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये उपयोग है, ये सब कुछ आप लिख लेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ईंधन सेल क्या है, ऐसा सेल जिसके ईंधन का दहन ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, उसे हम ईंधन सेल कहते हैं। उपयोग यहाँ पे है ही, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला आता है, देखिए मोलर चालकता। मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। देखिए हम एक बर्तन ले लेते हैं और वो बर्तन घन के आकार का होना चाहिए, ऐसा मेरा कंडीशन है। जैसे इस प्रकार घन के आकार का, ये एक हम घन बना दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, ये एक घन हमने बना दिया है। जैसे आप जिस रूम में बैठे होंगे वो एक घन के ही आकार का है, ठीक है ना। तो देखिए एक घन का आकार का, एक ये पृष्ठ है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक उधर वाला, एक नीचे, एक ऊपर, ठीक है ना। जैसे आप जिस रूम में हैं उसके इस ओर, मतलब 4 बगल के 4 आपके दीवार हो जाएंगे, एक नीचे का सतह हो जाएगा, एक ऊपर का सतह, 6 सरफेस हो गए ना। तो 6 इसमें भी सतह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये एक क्या है, आयतन है। तो देखिए इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि कोई भी विलयन है, मतलब ऐसा, मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन
मतलब कोई भी विलियन है, ठीक है, तो कोई बर्तन हमने लिया है जिसका जो देखिए, अब इस एक बर्तन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 1-1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है ऊंचाई, ठीक है, यही ना होता है जी। तो लंबाई 1 चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 हो गया, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन का मान क्या निकल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक ऐसा हमने बर्तन लिया है जिसका आयतन क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यही कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ से आप ये किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, या ऐसे बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलियन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल यदि घोल दिया जाए, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, तो विद्युत अपघट्य का कितना हमने घोल दिया, 1 मोल घोल दिया जाए, 1 मोल अगर हम घोल देते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उस विलियन की जो चालकता होगी ना, तो इस विलियन की जो चालकता होगी वही चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। बात आप समझ रहे हैं। तो आप कह नहीं सकते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, ये किसी विलियन का ये इतनी पार्ट जो है ये आप हटा दीजिए, ठीक है ना, ये इतनी बात हटा दीजिए, ये कंफ्यूज आपको करेगा। चलिए ये हटा ही दिए हमने, यहां से आप परिभाषा लिखेंगे जी, ठीक है, यहां से आप परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के विद्युत 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर इस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। अब बताइए इतनी बेसिक बात आपको समझ में आया या नहीं। आप कह सकते हैं ना कि ये एक बर्तन है, उसकी आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यही कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। अब वही बात हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला हो तो उस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है ना, मोलर चालकता कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी हम। चलिए हाँ ठीक है, एक ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, लेमडा एम इजकल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ठीक है ना, ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे। लेमडा एम इजकल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम होता है, ठीक है ना, इतनी बात आप लिख लेंगे, ये अच्छा रहेगा जी, ठीक है। अब आपको 2 चीजें मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने विशेषकर ये सभी टॉपिक आपको कवर कराए हैं। ये बताइए यहाँ पे 2 चीजें आप कमेंट में बताएंगे। चलिए बताइएगा, ये जो कप्पा होता है ये क्या होता है, ठीक है, परिभाषा न बताकर केवल आप ये बता दीजिए कप्पा को किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने एम इस तरीके से बड़ा लेटर में लिखा है ये क्या होता है, ये 2 चीजें आप बता सकते हैं हमें। अरे भैया नहीं पता, थोड़ा सा सब्र रख के अब वीडियो सर्च कर लीजिएगा, मोलर चालकता प्रदर्शन वीडियो आएगा, इसमें फॉर्मूला बताएंगे, आप नाम याद रखेंगे। तो संघर्ष किया जाता है, मेहनत आप करके थोड़ा सा ढूंढ कर फिर आकर कमेंट करेंगे तो और बेटर है, क्या दिक्कत है भैया, ठीक है ना, बताना है थोड़ा सा ढूंढ कर, ठीक है। चलिए मैंने इतना भी बता दिया, काफी रहेगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये 2 चीजें आपको बताना है, ठीक है। और साइमन मीटर इनवर्स सेकेंड, ठीक है ना, इस बात को भी आपको साइमन मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स होता है, ये मात्रक आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
ये अभी आप देख लीजिए, मात्रक याद रखेंगे कि मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता नहीं था एक भी टॉपिक छूटे, इसलिए चलिए बता दिए वो भी। अगला आता है विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। अब देखिए सिंपल सा है, चलिए सबसे पहला हमारा आता है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विशिष्ट चालकता मतलब किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, मतलब आपको समझ में आ गया कि कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है। ठीक है ना, चलिए कप्पा इक्वल टू 1/ρ ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रो क्या है, यही है विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए जी, तो हम यही कह रहे हैं ना कि विशिष्ट मतलब कोई भी चालक तार है, कोई ये चालक तार है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। लीजिए पहला तो क्वेश्चन आपको यहीं पे सॉल्व हो गया। देखिए के से मतलब कप्पा, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है, मतलब विशिष्ट चालकता को ही कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, के नहीं ये कप्पा है। तो यही बात, ये 1/, के नीचे प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसलिए व्युत्क्रम हम कहते हैं। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा जी, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है ना, ओम इनवर्स हो जाएगा। अगला हमारा आता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो कह रहे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कह दिया देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हमने L क्या है लंबाई, A क्या है क्षेत्रफल, मतलब ऐसा कोई चालक तार ले लें जिसकी जो लंबाई है वो भी 1 हो और जिसकी जो क्षेत्रफल हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी 1 हो। ठीक है ना, तो उस समय पर यदि L का मान भी 1 हो और A का भी मान 1 हो, ठीक है ना, दोनों 1-1 हो, तो उस समय पर जो R होगा वो रो के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो R होगा वो क्या हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ये लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, तो हम कह रहे हैं इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना, ये R क्या है, प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हम यही कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वही बात लिखा है, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब इसका सिंपल सा थोड़ा सा मीनिंग भी समझ जाइए। एक चालक तार हमने लिया जिसकी लंबाई भी एक ही हो और उसकी मोटाई भी भैया एक ही हो, तो उस समय में उस चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। जैसे कि आप सोच सकते हैं कैसे होगा वो चालक तार जिसकी लंबाई भी एक हो। जैसे मान लेते हैं ये एक चालक तार है, अब इसकी लंबाई भी देख रहे हैं तो ये लंबाई भी एक हो और इसकी जो ये मोटाई है, ये जो मोटाई है वो भी क्या हो, एक ही हो। ठीक है, तो ऐसा कोई चालक तार हो तो उस चालक को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध, उस चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, वही प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब इसका मात्रक की जहां तक बात करें तो ये क्या हो जाएगा जी, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अब इतना तक वीडियो को रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट आप पहले कर लीजिए। देखिए अब 1 घंटे होने वाले हैं, मैं नहीं चाहता, थोड़ा सा काम भी है मुझे भी,
ठीक है ना। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। एक टॉपिक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टॉपिक है जिसको आपको तैयार करना है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले सर्च करने के भी ऑप्शन बता दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। वो क्या है? फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे आपसे एग्जाम में कह सकता है फैराडे का प्रथम नियम लिखिए या फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए, तो इस तरीके से आता है, तो आपको लिखना होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाला टॉपिक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उस पर क्लिक करके अभी आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं कंप्लीट करेंगे, मान लेते हैं आ गया छूट गया, तो भैया दुख तो लगेगा ना। आप कहेंगे सर पढ़ाए नहीं थे, ऐसा वैसा, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना आप काम कर लेंगे। चलिए ठीक है, समझ गए ना। तो आप ऐसे भी सर्च भी कर सकते हैं, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो मैं यही कहूंगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं मेहनत ये वीडियो को बनाने में या अदर कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी मेहनत कर दीजिए, ठीक है। मेहनत क्या करना है कि आपको शेयर के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके, और जितने भी आपके स्कूल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, या मैं कह सकता हूँ कोचिंग का ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास इस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए और उनसे कहिए स्टडी करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के 3 चैप्टर हमने पढ़ाया है वन शॉट, उसका लिंक मैं दे दूंगा। और केमिस्ट्री के भी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा लिए इसको लेकर। और आगे आप कब वीडियो देख रहे हैं पता नहीं है, तो उन सभी का फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा वन शॉट का, और केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। तो वहां से आप सभी वन शॉट केवल आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, और इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।